सीखने के लिए आए हैं, करने के लिए आए हैं, जानने समझने के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? तो स्वाभाविक है हम बच्चों के लिए आए हैं, छात्र के लिए आए, विद्यार्थी के लिए आए हैं, समाज के वैसे छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए आए हैं, ज्ञान देने के लिए आए हैं। तो स्वाभाविक है कि ज्ञान देने से पहले हमें भी ज्ञानवान बनना होगा। जिस क्रिया विधि से हमको ज्ञान देना है उसकी जानकारी हम सबको प्राप्त करनी पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कई संगठन कार्य करते हैं, लेकिन एक अपना विद्या भारती एक ऐसा संगठन है शिक्षा के क्षेत्र में जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक संख्या में है। और इसकी रीति नीति को हमको 19 दिन 20 दिन में जान जाना है। अभी कुछ आचार्य जी का डिमांड हो रहा था कि हमारे विषय का कोई शिक्षक आकर के विषय को रख नहीं रहे, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे विषय का भी आचार्य होना चाहिए सिखाने के लिए। तो मैं बता दूं कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सत्र में लगभग सभी विषयों का अलग से प्रशिक्षण होता है। संस्कृत का, संगीत का, गणित का, अंग्रेजी का, विज्ञान का, सबका अलग अलग प्रशिक्षण होता है। उस प्रशिक्षण में आपके द्वारा समाज से आपके लिए विद्वान को बुला करके आपका प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे सम्मिलित रूप से दिया जाता है कि विद्या भारती का जो नीति है, विद्या भारती किस दृष्टि से चाहती है समाज परिवर्तन लाना बच्चों के माध्यम से, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हम सब जानते हैं यह शिक्षा पद्धति प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन स्वरूप इसका दूसरा था। इसका स्वरूप गुरुकुल की तरह था और गुरुकुल इस तरह से आज शहर के बीच में विद्यालय है। हरिओम, इससे आवाज विद्यालय का तो गुरुकुल की जो पद्धति थी वो शहर से दूर, गांव से दूर, नदी किनारे, जंगल किनारे ऐसे ऋषि मुनि सब मिल करके समाज को शिक्षित करने का कार्य करते थे। उसके पीछे का कारण था कि दूर दराज में शांति की व्यवस्था थी, वातावरण संस्कार क्षम होता था और भी कई बातें थी जिसके कारण से वहाँ लोग विद्यालय खोलते थे, गुरुकुल खोलते थे। बच्चे इस सभी कार्य को करते थे। अलग से कोई चपरासी या नौकर नहीं होता था कि ये काम वो करेंगे, ऐसा नहीं। बच्चे ही करते थे और उसके प्रेरणा के स्रोत गुरुकुल के आचार्य गुरु हुआ करते थे। परिस्थितियां बदल गई, समय बदला है। अब विद्यालय गांव-गांव, शहर-शहर में हर एक तरह का विद्यालय खुला हुआ है। अब पद्धतियां भी बदल गई है। अब जो कठिन परिश्रम करके बालक समाज में आता था, अब कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रह गई है।
ऐसे भी विद्यालय खुले हैं जो फुल्ली एसी है, बच्चे प्रारंभ से ही एसी में रहते हैं, तो शारीरिक क्षमता का विकास उनका ठीक से नहीं हो पाता है। तब क्या है कि परिस्थिति के अनुसार, समय के मांग के अनुसार भी हम सबको आगे बढ़ना है। उसी कड़ी में आज का जो बिंदु है वह है विद्यालय का संस्कारक्षम वातावरण। आज का जो टॉपिक है विद्यालय का संस्कारक्षम वातावरण। तो बालक के विकास में उसकी प्रतिभा के विकास में वंश परंपरा की भी देन होती है और उसके साथ साथ उस वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है जिस वातावरण में वह पुष्पित और पल्लवित होता है। और इसके 3 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है विद्यालय, जिसमें मात्र 5 से 6 घंटा बालक रहता है, और दूसरा होता है परिवार, जिसमें 18 से 19 घंटा रहता है, और तीसरा होता है समाज। जहाँ बालक पल्लवित और पुष्पित होता है वैसे 3 स्थान हैं। एक है विद्यालय, दूसरा है परिवार और तीसरा है समाज। जबकि आज के समय में बालक समाज में बहुत कम जा रहा है, घर में ही कैद होकर के रह रहा है, क्योंकि वहीं उसको मोबाइल और टीवी सब कुछ मिल जा रहा है। पहले के समय में याद होगा आप लोग को, स्कूल से आने के बाद सीधे हम लोग घर में बस्ता रखे, कुछ खाया पिया और फिर मैदान में आ गए। अब उस समाज में जैसा भी बालक है उसके साथ खेलना कूदना, उसके घर आना जाना, रहना सहना, उससे कुछ सीखना, हमारे अंदर अगर कुछ है तो हमसे सीखना, और पूरा शारीरिक योग मानसिक मंथन वगैरह सब हो जाता था वहाँ मैदान। अब ऐसा कम देखने को मिलता है, जो आगे चल करके मुझे लगता है कि हानि हो सकती है। विद्यालय क्या है? विद्यालय केवल ईंट सीमेंट और बालू का बना हुआ घर नहीं है। ये सांस्कृतिक पुनर्जन्म का स्थान है। यहाँ संस्कार दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है। ये समाज का एक छोटा सा रूप है। यह देश का छोटा सा रूप है। यह राष्ट्र का स्वरूप है। इसमें जो बालक हैं, पढ़ रहे हैं, इसी में से कोई राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, समाज का नेतृत्व कर सकता है। इसलिए यह केवल बालू सीमेंट और ईंटा का भवन नहीं है। यह राष्ट्र निर्माण का स्थल है। यहाँ से बच्चे जिस प्रकार से निर्माण होंगे उसी प्रकार से हमारा राष्ट्र होगा। इसलिए आचार्य को या शिक्षक को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। तो हमारे पास जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।
हम जाने अनजाने ऐसे कार्य कर रहे हैं जो राष्ट्र हित में सर्वोपरि है। इच्छाएं नहीं है हमको पढ़ाने की, फिर भी ईश्वर ने हमको यही काम दिया है और हम इसी काम को करते करते एक दिन ऐसा काम कर जाते हैं कि एक भी बालक अगर आपके देश हित में, राष्ट्र हित में कुछ काम कर गया तो शिष्य के साथ गुरु का भी नाम होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं। इसमें माता पिता की इच्छा क्या होती है? जब बच्चे को पहली बार नामांकन के लिए वो सोचते हैं तो पहले खोजते हैं कि शहर का सबसे अच्छा विद्यालय कौन है, और जब संतुष्ट हो जाते हैं तभी उस विद्यालय में जाकर के अपने बच्चों का नाम लिखाते हैं। ये सब लोग करता है, हम आप भी करते हैं। और आचार्य क्या करते हैं? जब बालक आता है तो एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास करते हैं ताकि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें और शिक्षा प्राप्त करके वह संस्कार को ग्रहण कर सकें। संस्कार का सीधा संबंध शिक्षा से है और शिक्षा का संबंध समाज से है और समाज का संबंध परिवार से और परिवार का संबंध एक एक व्यक्ति से, एक एक बालक से। तो एक एक बालक की चिंता करना, उसका सर्वांगीण विकास करना हमारा कार्य है।